जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मंथली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आप लोगों को जून 2024 के मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ आज के सेशन का आगाज करते हैं। दोस्तों इस सेशन में मैंने 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो फुल डिटेल्स के साथ हैं। अगर आपने इस मंथ के करंट अफेयर्स को देख लिया तो आपका पूरा मंथली करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। दोस्तों हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, उसमें आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और यहाँ पे जून महीने के करंट अफेयर्स को डिटेल से पढ़ सकते हैं। हर महीने का करंट अफेयर्स आप रैपिड रिवीजन कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि अभी बिहार में टीचिंग एग्जाम है, बिहार में बहुत सारे एग्जाम है, यूपी में एग्जाम है, एमपी में है, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस। आप देख पा रहे हैं पूरा ये साल आपके लिए एग्जाम का साल है, तो आप एक भी मौका ना छोड़ें, हर महीने के करंट अफेयर्स को जरूर पढ़ें। और दोस्तों कंटेंट जो है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल रहा है। पीडीएफ की आप टेंशन ना लें, वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। T20 विश्व कप 2024 को हाल ही में किसने जीता है? तो फ्रेंड्स भारत का जो बहुत सालों का सूखा था वो खत्म हो गया है और भारत ने यहाँ पे T20 विश्व कप को जीता है। साउथ अफ्रीका को हरा करके भारत ने इसे जीता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लैंड ने अभी हाल ही में कौन सा T20 विश्व कप जीता है तो 2022 में ये जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने कब जीता है? 2021 में जीता है। वेस्ट इंडीज ने कब जीता है? 2016 में जीता है। तो आपको याद रखना है जो T20 विश्व कप है ये हर 2 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब आइए जानते पूरा डिटेल से हम T20 विश्व कप के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप, जो T20 विश्व कप है इस बार इसका 9वां एडिशन हुआ, 9वां संस्करण हुआ है। कहां पर हुआ है? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आयोजित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए 2026 में कहां पर होगा तो आप ये भी याद रखिएगा श्रीलंका और इंडिया में कंबाइन होने वाला है। 2028 में कहां पर होगा तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। 2030 में कहां पर होगा तो 2030 में भी आपको याद रखना है, पूछा जाएगा आपसे तो आप बताएंगे इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में हो रहा है। देखिए इस बार का विनर आप सभी को पता है भारत बना है, दूसरी बार विनर बना है और रनर अप टीम थी दक्षिण अफ्रीका। भारत ने 7 रनों से साउथ अफ्रीका को हराया है। अगर आपसे पूछा जाए कि टीमों की संख्या कितनी थी तो इस बार मैक्सिमम टीमें थी, 20 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। टोटल मैचेस 55 हुए हैं। यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं ये मैन ऑफ द सीरीज घोषित हुए, ये जसप्रीत बुमराह हैं जिन्होंने 15 विकेट लिए हैं, लगभग 4 रनों की औसत से रन खर्च किए हैं। फाइनल मैच जो था विराट कोहली इसमें मैन ऑफ द मैच बने, 76 रन इन्होंने स्कोर किए हैं। जो यहाँ पे विजेता टीम थी उसे 20.42 करोड़ रुपए कैश प्राइज मिला है, रनर अप टीम को 10.67 करोड़ और सेमीफाइनल में हारने वाली टीम को 6.5 करोड़ रुपए यहाँ पे मिला है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि जो फाइनल मुकाबला था कहां पर हुआ? बारबाडोस में हुआ, केसिंगटन ओवल स्टेडियम में। देखिए T20 विश्व कप के जो एम्बेसडर है राव, यहां पर आप देख पा रहे हैं युवराज सिंह, तो आप देख ही रहे हैं। इसमें आपको क्रिस गेल भी याद रखना है, शाहिद अफरीदी और हुसैन बोल्ट, 4 यहाँ पे आपको ब्रांड एम्बेसडर्स याद रखने हैं। सबसे ज्यादा स्कोर रहमानुल्लाह गुरबाज ने बनाया 281, जो कि अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। सबसे ज्यादा विकेट का श्रेय अर्शदीप सिंह को जाता है और फजल हक फारूकी को जाता है, 17 विकेट इन्होंने लिए हैं। देखिए ऑफिशियल एंथम आपको याद रखना है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इस बार का ऑफिशियल एंथम था। यहां पर आप लॉकी फर्ग्यूसन को देख पा रहे हैं जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। एक मैच में 4 मेडन ओवर फेंके हैं इन्होंने। सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के पास है और सबसे ज्यादा विकेट किसके पास है? शकीब अल हसन, 50 विकेट से। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे विनर्स। तो भारत ने 2 बार इसे जीता है, इंग्लैंड ने भी 2 बार जीता है और यहाँ पे वेस्ट इंडीज ने भी इसे 2 बार जीता है। तो 2-2 बार ये चैंपियन बनी। पाकिस्तान 1 टाइम, श्रीलंका 1 टाइम और ऑस्ट्रेलिया 1 टाइम। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? हु हैज बिकम द स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा? तो 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष बने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ओम बिरला। तो ये 17th लोकसभा के स्पीकर भी थे और 18वीं लोकसभा के भी स्पीकर हैं। जगदीप धनखड़ भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं और ये भारत के 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। जेपी नड्डा भारत के हेल्थ मिनिस्ट्री यानी स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं। किरण रिजिजू
यहाँ पे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं संसदीय कार्यालय मंत्रालय, ये संभाल रहे हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री किरण रिजिजू संभाल रहे हैं। आप यहाँ पे ओम बिरला जी को देख पा रहे हैं। देखिए, ध्यान देने वाली बात है, क्या ओम बिरला ने शपथ लिया है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि स्पीकर का कोई भी शपथ नहीं होता है, ये आपको बात याद रखनी है। यहाँ पर आप एक इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं सांसद के सुरेश। तो विपक्ष की तरफ से सांसद बनाए गए थे के सुरेश। यहाँ पर ध्वनि मत का इस्तेमाल किया गया था, जिसे हम कहते हैं वॉइस वोट। वॉइस वोट के माध्यम से इन्हें यहाँ पे चुना गया है। वॉइस वोट में होता क्या है कि पूछा जाता है कि आप सभी मुझे बताएं, जो वहाँ के प्रोटेम स्पीकर होते हैं, कि किसको आप चुनना चाहते हैं। आप हाँ और ना में जवाब दीजिए, तो जितनी ज़्यादा आवाज़ जहाँ से आती है वो विनर बन जाता है। अब आप सभी को पता है ज़्यादातर सांसद बीजेपी के हैं, तो उनकी आवाज़ ज़्यादा आएगी, तो आसानी से इन्हें चुन लिया गया। आर्टिकल नंबर 93 भी आपको याद रखना है, जो लोकसभा के स्पीकर के बारे में बताता है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? हु हैज बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे, नाटो का सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट को बनाया गया है। मार्क रूट नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी आपको याद रखना। नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट हैं। एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशन यूएन के महासचिव हैं। टेड्रोस एधनोम WHO के महानिदेशक हैं। और गिलबर्ट हांगबो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है नाटो। इसके सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट। एंड ही विल रिप्लेस विच पर्सन? ही विल रिप्लेस स्टोल्टेनबर्ग। स्टोल्टेनबर्ग की जगह पर आए हैं। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई है, ये डेट आपको याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। टोटल 32 कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड है। 31 नंबर की कंट्री अभी हाल ही में फिनलैंड शामिल हुई है, और 32 नंबर की कंट्री यहाँ पे स्वीडन शामिल हुई है। इन दोनों देशों के नाम आपको याद रखने हैं। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी से पूछा जा रहा है। NTA यानी जिसे हम बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, हाल ही में इसके डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं? तो NTA में आपने देखा है कि अभी हाल ही में बहुत सारे पेपर NTA को कैंसिल करने पड़े, और 10 दिनों में 4 पेपर इन्होंने कैंसिल किए। तो बहुत ज़्यादा दबाव था पहले से NTA के डायरेक्टर जनरल पर। अब यहाँ पे प्रदीप सिंह खरोला इसका सही आंसर हो जाएगा। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल। भर्तृहरि मेहताब ये हाल ही में हमारे 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए, जिसे हम कहते हैं अस्थायी स्पीकर। दिलीप संघवानी की हम बात करें तो इफ्को का चेयरमैन इनको बनाया गया, इफ्को का चेयरमैन बनाया गया। एन चंद्रशेखरन की बात करें तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के, यहाँ पर आपको याद रखना है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायरेक्टर जनरल को, और ये सुबोध कुमार सिंह की जगह पर आए हैं। ठीक है, प्रदीप सिंह खरोला किन के स्थान पर आए हैं? सुबोध कुमार सिंह के स्थान पर आए हैं। दोस्तों, NTA की हम बात कर लेते हैं, तो NTA की स्थापना 2017 में हुई है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट प्रदीप कुमार जोशी हैं। भारत का जो शिक्षा मंत्रालय है ये इसके अंडर पे काम करता है, जिसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। NTA का काम होता है दोस्तों, जो एडमिशन प्रोसेस होती है उसको सरल बनाना, एडमिशन प्रोसेस कराना, और स्कॉलरशिप के लिए क्वालिटी टेस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को की लिस्ट में भारत का सबसे पहला लिटरेचर सिटी घोषित किया गया, इसका क्या नाम है? तो भारत का जो सबसे पहला लिटरेचर सिटी घोषित किया गया है, इसका नाम है कोझिकोड। अब कोझिकोड कहाँ पर है? तो कोझिकोड आपको केरल स्टेट में देखने को मिलेगा। बेंगलुरु ऐसा यहाँ पे शहर है जिसने ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की है। चेन्नई एक ऐसा शहर है जो भारत में क्या कर रहा है, महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट सिटी घोषित हुआ है। बेगूसराय मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। तो आप यहाँ पर कोझिकोड को देख पा रहे हैं। सवाल उठता है कि कोझिकोड को लिटरेचर सिटी पुरस्कार क्यों दिया गया? तो आप जब यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पे लिटरेचर, सिनेमा, म्यूजिक, मीडिया सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो इसका योगदान यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस वजह से इसे लिटरेचर सिटी घोषित किया गया है। अब दोस्तों, बात यहाँ पे यूनेस्को की आई है, तो मैं आपको बता दूं भारत में टोटल 42 यूनेस्को साइट है। इसमें 42 नंबर का होयसाला मंदिर हाल ही में यूनेस्को में इंक्लूड किया गया है। और दोस्तों, पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन 41 नंबर का। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। आपको ये भी याद रखना है। आंद्रे अजूले
इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे गरबा नृत्य किया जा रहा है जो कि गुजरात में किया जाता है। यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को लागू किया। इसमें व्यक्ति को न्यूनतम कितने दिन का कारावास का प्रावधान है? तो फ्रेंड्स इसमें कम से कम 3 साल की सजा है, जो मैक्सिमम 5 साल की हो सकती है। ऐसे व्यक्ति जो नकल कराते हैं, जो पेपर लीक कराते हैं, तो उन पर यहाँ पे सख्त कार्रवाई की जानी है। दोस्तों 25 फरवरी 2024 को प्रेसिडेंट का यहाँ पर एसेंट मिल चुका है। आप यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को देख पा रहे हैं, जो भारत की 15 नंबर की राष्ट्रपति हैं। तो धोखाधड़ी पर रोक लगाना और सार्वजनिक परीक्षा को ठीक तरीके से चलाने का कार्य करना यहाँ पर इसका मकसद है। दोस्तों आपके ऊपर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी ठोका जा सकता है और ये 5 सालों तक आपको सजा मिल सकती है। दोस्तों अगर हम बात करें तो अगर आप इस प्रकार का कोई भी काम करता है कोई व्यक्ति, तो उसका जो मामला होगा वो संज्ञेय होगा, मतलब जिसे हम कहते हैं कॉग्निजेबल, यानी कि बिना किसी वारंट के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपको जमानत नहीं मिलेगी, और नॉन कंपाउंडेबल होगा, यानी किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। अगला प्रश्न ये रहा, सिरिल रामाफोसा किस देश के हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं? सिरिल रामाफोसा हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो दोस्तों दोबारा से साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं सिरिल रामाफोसा। सातो किलमैन की बात करें तो वो यहाँ पे सातो किलमैन ये यहाँ पे प्रधानमंत्री बने वनुआतू के, और मालदीव्स के राष्ट्रपति हैं, आपको ये भी याद रखना है, ये है मोहम्मद मुइज्जू। तो साउथ अफ्रीका के सेकेंड टाइम दूसरी बार प्रेसिडेंट यहाँ पे बनाए गए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इनकी पार्टी का नाम है ANC, यानी जिसे हम बोलते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों सरकार बनाने के लिए इन्होंने विपक्षी दल डेमोक्रेटिक अलियांस के साथ गठबंधन किया है। दोस्तों साउथ अफ्रीका की लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। साउथ अफ्रीका के बाद अब आपको इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट भी पढ़ा देता हूँ। तो देखिए मैक्सिको के प्रेसिडेंट है क्लाउडिया शिनबॉम, हाल ही में बनी है, और ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर बने हैं। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग बने। कौन बने हैं? लॉरेंस वोंग यहाँ पे बने हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पर स्टडी कर एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो स्टडी कर एप्लीकेशन को आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करने के बाद आप सभी को यहाँ पर ई बुक सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आप देख पा रहे ई बुक सेक्शन है, आपको यहाँ पर विजिट करना है, और जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स, अगर आपको हिंदी मीडियम में कंप्लीट पढ़ना है, आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF आपको यहीं पर मिलेगी। मैराथन क्लास PDF, सालाना और अर्धवार्षिक PDF भी आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका अगर आपको नोट्स चाहिए इस क्लास का, तो आप मंथली CA नोट्स पर चले जाइएगा, जहाँ पर आपको आज की PDF मिल जाएगी। दोस्तों स्टेट वाइज करंट अफेयर यानी बिहार की PDF भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ध्यान देने वाली बात है कि आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज पर जाइएगा तो आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट है, मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट है, हर महीने का टेस्ट आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि जून महीने की ई बुक लॉन्च हो चुकी है, आप जा करके उस बुक को भी डाउनलोड कर सकते हो। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट योर फेवरेट चैनल। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के चंद्र मिशन के द्वारा चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से पृथ्वी पर मिट्टी लाई गई है? विच कंट्रीज लूनर मिशन ब्रॉट सॉइल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून टू द अर्थ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना ने चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से से पृथ्वी पर मिट्टी वापस लाई है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो इंडिया है अगले साल गगनयान को इंडिया लॉन्च करने वाला है, गगनयान को लॉन्च करेगा। जापान अभी 5वां देश बना है जिसने चंद्रमा पे लैंडिंग की है। रशिया का लूना 25 जो था वो फेल हो गया, ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। तो आप यहाँ पे चाइना का चैंग E6 मिशन को देख पा रहे हैं, जो अभी लॉन्च किया गया 3 मई को, और 3 जून 2024 को उसकी लैंडिंग हुई है। दोस्तों चंद्रमा पे 5 ऐसे देश हैं जो लैंड हो चुके, अमेरिका, रशिया, चाइना, भारत और जापान। ठीक है, अगला प्रश्न है,
18वीं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन कोंच पुरस्कार किसने जीता है? तो गोल्डन कोंच अवार्ड किसको जाता है 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में? तो फ्रेंड्स गोल्डन थ्रेड इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसको यहाँ पे गोल्डन कोंच पुरस्कार सम्मानित किया गया। ओपेनहाइमर को ऑस्कर अवार्ड मिला है, 12th फेल को नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों 15 से लेकर 21 जून के बीच में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया और आपको जगह याद रखना मुंबई है। तो दोस्तों भारत में अमृतकाल इस बार की थीम थी और आयोजन जो किया है भारत की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने किया है। दोस्तों यहाँ पे MIFF 2024 के प्रमुख पुरस्कारों को डिस्कस करते हैं। तो वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? सुबैया नल्ला मुथु को मिला है। गोल्डन कोंच पुरस्कार किसे मिला? गोल्डन थ्रेड को मिला है। सबसे बेस्ट शॉर्ट फिल्म सौर मिल्क है जो कि एस्टोनिया की है। सबसे बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन फिल्म जीमा है जो कि पोलैंड की है। और सबसे बेस्ट सिनेमेटोग्राफर बाबिन दुलाल है जो कि नेपाल से बिलोंग करते, सूरज ठाकुर है जो भारत से हैं। सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है ओवर 60 मिनट, यह 6 से आकाशगंगा जो डायरेक्ट की गई निर्मल चंद्र दंद्रियाल के द्वारा। और सबसे बेस्ट एनिमेशन फिल्म है निर्जरा, गौरव पति द्वारा यहाँ पे निर्देशित की गई है। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी की स्क्रीन पर यह रहा। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित की जा रही है? वेयर 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग इज बीइंग हेल्ड। तो 64 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद याद रखिएगा तो नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई। कहां पर? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों जेनेवा की हम बात करें तो जेनेवा को ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन जेनेवा में हुआ है। बॉन आपको याद रखना है, जलवायु शिखर सम्मेलन जर्मनी में हुआ है, बॉन में हुआ है। और काजा शिखर सम्मेलन जो कि जाम्बिया लिविंगस्टोन में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों 25 जून को न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में ये शुरू हुआ है। आपको याद रखना है G20 की जो मीटिंग हुई थी भारत मंडपम में हुई थी। पिछले साल 2023 में G20 समिट हुआ है। 2024 का जो समिट हुआ है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये अभी होगा ब्राजील में होगा और नेक्स्ट ईयर कनाडा में होने वाला है। तो 25 से लेकर 27 जून के बीच में इस बैठक का आयोजन किया गया है और 30 से ज्यादा कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन कर रहा है वो यहाँ पे इंडिया कर रहा है। सेकेंड नंबर पे ब्राजील है, थर्ड नंबर पे थाईलैंड है और फोर्थ नंबर पे चाइना है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर रहा, क्वेश्चन नंबर 11। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण मेंबर कौन सा बन गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है जो 100वां यहाँ पे मेंबर बना है वो परग्वे बना है। मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि जो 99 नंबर का मेंबर है वो स्पेन है। कौन सा देश है? वो स्पेन देश है। अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो G20 में शामिल हो गया, ये 21 नंबर का मेंबर है। और अफ्रीकन यूनियन की हम बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर G20 की जो मीटिंग की बात कर रहे थे तो अभी G20 2023 जब भारत में हुआ था तब हमने इनको इंक्लूड किया था। दोस्तों दक्षिण कोरिया की भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो दक्षिण कोरिया जो है साउथ कोरिया में अभी यहाँ पे वर्ल्ड डेमोक्रेसी समिट हुआ है। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में यानी इंटरनेशनल सोलर अलियांस में 99 नंबर का जो मेंबर बना है वो यहाँ पे स्पेन बना है। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत जो है विश्व का 3rd लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अगला क्वेश्चन ये रहा, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL को हाल ही में कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ है? तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को अभी यहाँ पे मिनी रत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। मिनी रत्न कंपनी यहाँ पे बन गई है। दोस्तों अब भारत में टोटल 63 मिनी रत्न कंपनी है। और आपको मैं बता देता हूं कि भारत के जो अभी वर्तमान में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, इनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया गया, इन्होंने यहाँ पे इसको दर्जा दिया है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि कोई कंपनी मिनी रत्न कंपनी है? तो पिछले 3 साल में प्रॉफिटेबल होनी चाहिए और कम से कम 1 साल में 30 करोड़ का उनका नेट प्रॉफिट होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि मिनी रत्न कंपनी है। भारत और किस देश के बीच में ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू की गई है? तो दोस्तों भारत और यहाँ पे बांग्लादेश के बीच में ई मेडिकल वीजा सुविधा यहाँ पे शुरू की गई है।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, वो अभी भारत के दौरे पर आई थी जब भारत में यहाँ पर मोदी जी की सरकार बनी। तो बहुत सारे समझौते किए गए हैं, उसमें से पहला समझौता है कि बांग्लादेश के रंगपुर में एक नई एम्बेसी खोली जाएगी भारत के उत्तर पश्चिमी लोगों के लिए। रेलवे कनेक्टिविटी बेहतर किया जाएगा दोनों देशों के बीच में, और ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट किया जाएगा। यूपी में मंदिर संग्रहालय कहां पे बनाया जाएगा? वेयर विल बी टेम्पल म्यूजियम बी बिल्ट इन उत्तर प्रदेश? तो टेम्पल म्यूजियम अयोध्या में बनाया जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों लखनऊ में एआई सिटी डेवलप किया जा रहा है। जो संभल है यहाँ पे कल्कि मंदिर, कल्कि धाम यहाँ पे बनाया जा रहा है। नोएडा आपको याद रखना है, जल पर्यटन पुरस्कार नोएडा को मिला है। तो मंदिर संग्रहालय यहाँ पे बनाया जा रहा है अयोध्या में। देख पा रहे हैं आप कितना शानदार यहाँ पे मंदिर संग्रहालय बनाया जा रहा है। 650 करोड़ रुपए की कॉस्ट यहाँ पे आ रही है और टाटा सन्स इसको बना रहा है। ये म्यूजियम आपको सरयू नदी के किनारे देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो मंदिर संग्रहालय का निर्माण है ये देश की बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट बृंदा सोमिया की देखरेख पे बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा, खालूबार युद्ध स्मारक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, जिसको भारतीय सेना ने पर्यटकों के लिए खोल दिया है, टूरिस्ट के लिए ओपन किया है? तो ये लद्दाख में है। कहां पर है ये? लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा। प्यारे दोस्तों हमारे बहुत सारे नायक, कारगिल युद्ध जब 1999 में हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, वो सब शहीद, बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। तो उनको श्रद्धांजलि के रूप में भारतीय सेना ने खालूबर युद्ध स्मारक पर्यटकों के लिए खोला है। दोस्तों आप यहाँ पे कैप्टन मनोज पांडे को देख पा रहे हैं, तो खालूबर की लड़ाई में लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। प्यारे दोस्तों ऑपरेशन विजय आपको याद रखना है, जो 26 जुलाई को आपको याद रखना है ऑपरेशन विजय यहाँ पे चलाया गया था, और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा, संज्ञान एप्लीकेशन को हाल ही में किसने लॉन्च किया? हु हैज लॉन्च्ड द संज्ञान एप्लीकेशन? तो संज्ञान एप्लीकेशन को लॉन्च यहाँ पर किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे लॉन्च किया यहाँ पे आरपीएफ ने, रेलवे सुरक्षा बल ने लॉन्च किया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूपी सरकार के द्वारा कंज्यूमर एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। कंज्यूमर एप्लीकेशन को कृषि मंत्रालय ने सारथी पोर्टल लॉन्च किया। कौन सा पोर्टल? सारथी पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया है। गूगल ने वॉलेट एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। आप यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को स्टोर कर सकते हैं डिजिटल फॉर्मेट में। तो संज्ञान एप्लीकेशन का क्या फायदा होगा? तो दोस्तों 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं, तो उसकी गहन जानकारी आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। जो आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। यादव जी हैं, जया वर्मा सिन्हा भी याद रखिएगा, ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं, तो इनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। फ्रीडम एज नाम का एक नया सैन्य अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया है? अ न्यू मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड फ्रीडम एज हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो दोस्तों यहाँ पे दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान तीनों देशों ने मिलकर के इसे शुरू किया है, और यह एक प्रकार का त्रिपक्षीय बहु क्षेत्रीय अभ्यास है। दोस्तों कहां पर हो रहा है? तो साउथ कोरिया के जेजू आइलैंड में ये ऑर्गेनाइज किया गया 3 दिनों तक। अब दोस्तों क्यों किया गया है? तो हाल ही में रशिया और नॉर्थ कोरिया ने मिलकर के फैसला किया है, एक एग्रीमेंट किया है, अगर कोई भी देश इन पर हमला करता है तो ये दोनों देश मिलकर के उस पर हमला करेंगे। इसी को देखते हुए इन तीनों देशों ने मिलकर के एक्सरसाइज किया है। दोस्तों अब यहां पे हम बात करते हैं भारत की कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी अगस्त 2024 में नेक्स्ट मंथ आपको एक अभ्यास देखने को मिलेगा जिसका नाम है तरंग शक्ति। इसमें 12 देश शामिल होंगे और साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन हाल ही में न्यू दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राज्यसभा में सदन का नेता हाल ही में किसे चुना गया है? हु हैज बिकम द लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा? तो दोस्तों राज्यसभा में सदन का नेता जेपी नड्डा को चुना गया। जेपी नड्डा भारत के वर्तमान में हेल्थ मिनिस्टर हैं और इसके अलावा जो बीजेपी पार्टी है उसके अध्यक्ष भी हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें, शिवराज सिंह चौहान जी को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मिली है, यानी कृषि मंत्रालय मिला है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये राज्यसभा के नेता चुने गए हैं जेपी नड्डा जी। और आर्टिकल नंबर 80 जो है ये राज्यसभा के गठन के बारे में बताता है।
आर्टिकल नंबर 81 लोकसभा के गठन के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 79 पार्लियामेंट यानी संसद के बारे में आपको बताता है। अगला प्रश्न ये रहा, WTT विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो पहली भारतीय जिन्होंने वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर सिंगल टाइटल्स जीता है, इनका नाम है श्रीजा अकुला। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, जो पूजा तोमर है ये UFC में फाइट करने वाली, अमेरिका में फाइट करने वाली पहली भारतीय बनी है। दीपा कर्माकर जिम्नास्ट हैं। बिल्किस मीर ये जज बनी है, ठीक है, अभी पेरिस ओलंपिक में जज बनी, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। तो श्रीजा अकुला आपको याद रखना है, WTT कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। और दोस्तों ये प्रतियोगिता का जो आयोजन था ये नाइजीरिया के लागोस में हुआ है। दोस्तों ये किस जगह से बिलोंग करती हैं? तो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। हाल ही में किस देश में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा वापस से स्थापित की जाएगी? तो महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा वापस से दोस्तों पाकिस्तान में स्थापित की जाएगी। पहले इसे ध्वस्त कर दिया गया था, इसको नुकसान पहुंचाया गया था, अब वापस से इसे स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों वियतनाम में महात्मा गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर इन दोनों की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। अमेरिका में भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की है, जगह मैरीलैंड। और फ्रांस की सरगई ब्रिन में आपको याद रखना है ये तिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह को, जिनकी प्रतिमा वापस से स्थापित की गई है, पंजाब में जगह है करतारपुर साहिब। दोस्तों सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा भी हाल ही में स्थापित की गई वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा वियतनाम में होची मिन सिटी में स्थापित की गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा बाक निन वियतनाम में एस्टेब्लिश की गई है। दोस्तों अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा जो कि 19 फीट की है, अमेरिका के मैरीलैंड शहर में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पेन पिंटर अवार्ड 2024 से अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। अरुंधति राय इसका सही आंसर हो जाएगा। आलोक शुक्ला जी को गोल्ड मैन अवार्ड मिला है जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। और लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगानी को मिला है। पावुलरी सुब्बा राव ये जो अवार्ड है, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? इन्हें आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है, जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र का पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों आप यहाँ पे अरुंधति राय को देख पा रहे हैं, तो ये इंडियन ऑथर है। ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा ये अवार्ड इन्हें दिया गया है और इसकी शुरुआत 2009 में हुई है। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो नोबेल अवार्ड विजेता है नाटककार हैरोल्ड पिंटर, इनकी स्मृति में अवार्ड दिया जाता है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार जो आपसे पूछे जा सकते हैं, हाल ही में इसरो को लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज मिला है और वो चंद्रयान 3 की उपलब्धि की वजह से। नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल भूटान के द्वारा पूनम खेत्रपाल सिंह को दिया गया है। CMD ऑफ द ईयर 2024 प्रदीप कुमार दास को दिया गया है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, 12वां विश्व हिंदी सम्मान हाल ही में किसे प्रदान किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द 12th वर्ल्ड हिंदी अवार्ड? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे अदर ऑप्शन उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी को एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। पूर्णिमा देवी बर्मन को यहाँ पे व्हीटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है, जो कि पर्यावरण क्षेत्र का अवार्ड है, यानी एनवायरमेंट के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है। TM कृष्णा को अवार्ड जो दिया गया है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो TM कृष्णा जी को जो अवार्ड दिया गया है वो है संगीत कला निधि पुरस्कार। तो नेपाल में भारतीय दूतावास के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और डॉक्टर उषा ठाकुर जी को 12th हिंदी सम्मान दिया गया है। क्लियर है? तो दोस्तों ये जो भारत सरकार की विदेश मंत्रालय है इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ब्रिक्स गेम 2024 पे भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने टोटल 29 मेडल जीते हैं। दोस्तों ये कहां पर हुआ है? रूस के कजान शहर में इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन ब्रिक्स देशों के द्वारा किया गया है। दोस्तों 12 से लेकर 23 जून के बीच में इसका आयोजन किया गया और भारत को यहाँ पे भारत मेडल टैली में 3 गोल्ड 6 सिल्वर 20 ब्रॉन्ज के साथ 29 मेडल मिला है और भारत इसमें 8th प्लेस पर था।
आप यहाँ पे अपर्णा दाहिया को देख पा रहे हैं, जो कि वुशु स्पर्धा में भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है। यहाँ पे सबसे टॉप पे रशिया है जिसने 502 मेडल जीते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और बेलारूस ने 247 मेडल जीते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, हाल ही में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जिसे हम कहते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, ये किसे बनाया गया है? तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया राहुल गांधी जी को। किसे? राहुल गांधी जी को बनाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। तेसम पोंगटे अरुणाचल प्रदेश में स्पीकर बनाए गए हैं, और भर्तृहरि महताब प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर बनाए गए। तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष बने हैं। 2014 से लेके 2024 तक लोकसभा में कोई भी ऑफिशियली रूप से नेता प्रतिपक्ष नहीं था, क्योंकि उनके पास मिनिमम 54 सीटें होनी चाहिए। अब दोस्तों कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं, 99 सीटें, इसलिए नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभ्यास होपेक्स के बारे में। तो अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में हुआ है? अभ्यास होपेक्स जो ऑर्गेनाइज किया गया है ये किस देश के बीच में हुआ है? ये भारत और मिस्र के बीच में अभ्यास होपेक्स को ऑर्गेनाइज किया गया है। देखिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो अभ्यास होता है इसका नाम है, आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है, मैं आपको पूछ रहा हूं, बताइए। भारत और सेशल्स के बीच में लमिते अभ्यास होता है। तो अभ्यास होपेक्स भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना ने दोनों मिलकर के यहाँ पर किए हैं, जो 21 से लेके 26 जून में कहाँ पर हुआ है? मिस्र में ऑर्गेनाइज किया गया है। दोस्तों इसमें राफेल लड़ाकू विमान भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है। देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट अभ्यास है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। भारत अमेरिका करते हैं सी डिफेंडर्स अभ्यास, जो कि पोर्ट ब्लेयर में हुआ है। भारत और मलेशिया करते हैं समुद्र लक्ष्मण, जो कि विशाखापत्तनम में हुआ है। भारत और जापान करते हैं 5वां धर्म गार्जन अभ्यास, अभी किए हैं, राजस्थान में हुआ है। भारतीय वायुसेना ने गगन शक्ति अभ्यास किया है, जो कि पोखरण में हुआ है। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 मैचों में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो T20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 मैचों में हैट्रिक लिया पैट कमिंस ने। दोस्तों पैट कमिंस ने बांग्लादेश के खिलाफ और फिर अफगानिस्तान के खिलाफ 2 टीमों के खिलाफ लगातार हैट्रिक लिया है और दुनिया के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं। भारत के किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी यानी जो हथकरघा के लिए और हाथ से बनी हुई चीज़ों के लिए जाना जाता है, तो फ्रेंड्स ये श्रीनगर है। दोस्तों श्रीनगर में आप जाएंगे तो वहाँ पर रोजगार का साधन का बहुत ज़्यादा जो वहाँ पर देखने को मिलता है, तो हैंडीक्राफ्ट्स देखने को मिलता है। ग्वालियर संगीत की नगरी है। कोझिकोड ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये साहित्य की नगरी है। लखनऊ को AI सिटी ग्रुप में डेवलप किया जा रहा है। तो दोस्तों वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग यहाँ पे श्रीनगर को दिया गया है, और ये टैग हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार फॉर द हिंदी लैंग्वेज? तो हिंदी लैंग्वेज के लिए गौरव पांडे को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्यारे दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है। इसमें एक और भाषा अंग्रेजी और राजस्थानी जोड़ देते हैं, तो टोटल 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है 35 साल की आयु के लेखकों को यहाँ पे दिया जाता है। बच्चों की लिखी गई रचनाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों हिंदी में गौरव पांडे को अवार्ड मिला है और अंग्रेजी में के वैशाली को अवार्ड दिया गया है। वहीं पे हम बात कर लेते हैं तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार जो विजेता हिंदी में देवेंद्र कुमार बने हैं, और अंग्रेजी के लिए नंदिनी सेन गुप्ता को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें साहित्य अकादमी का जो यहाँ पे कार्यालय है वो कहाँ पर है? दिल्ली में रविंद्र भवन में। इसके अध्यक्ष आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है माधव कौशिक। अपना स्वयं का गहरा समुद्र मिशन शुरू करने वाला छठा देश कौन सा बना है? तो दोस्तों भारत जो है ये छठा देश है जिसने अपना खुद का समुद्र मिशन यहाँ पे लॉन्च किया है। भारत इसका सही आंसर हो जाएगा, इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो महासागर विज्ञान के नए पहलुओं की खोज करना इसका मकसद है। इसका नाम है मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 आपको याद रखना है, इसे डेवलप किया गया है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने इसे डेवलप किया है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने इसे डेवलप किया है।
साहिल चौहान ने सबसे तेज T20 शतक बनाया है, ये किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? तो दोस्तों साहिल चौहान जो हैं ये एस्टोनिया के लिए क्रिकेट खेलते हैं और साइप्रस के खिलाफ केवल 27 गेंदों में 27 बॉल्स में इन्होंने शतक जड़ दिया। 27 बॉल में शतक जड़ा है और टोटल 144 रन स्कोर किया। इसमें 18 छक्के हैं और 6 चौके हैं। 41 बॉल्स में 144 रन इन्होंने स्कोर किया है। हाल ही में पीएम मोदी जी ने किस राज्य में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी जी ने कहां पे इसका उद्घाटन किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में इसका उद्घाटन किया गया है और आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें 17 देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इस उद्घाटन कैंपस में जब उद्घाटन किया गया था तब ये यहाँ पे शामिल हुए थे, तब इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आप यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय को देख पा रहे हैं जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार दिख रहा है। तो दोस्तों ये नालंदा जिले के राजगीर में है विश्वविद्यालय, ये यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जो है हायर एजुकेशन आपको दी जाएगी। दोस्तों इसका निर्माण किसने कराया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप सभी याद रखिएगा गुप्त डायनेस्टी के कुमार गुप्त हैं जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और इसको ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी, इसने यहाँ पे ध्वस्त कर दिया था मठ को पूरी तरीके से और भिक्षुओं को मार डाला था। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यूनेस्को में किसको यूनेस्को में नालंदा विश्वविद्यालय को कब शामिल किया गया है? तो 2016 में इसे शामिल किया गया है। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टोक्यो विश्वविद्यालय के द्वारा चिली में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का भी उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर देखिए आप, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन ने दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को श्रेणी 1 का दर्जा भी दिया है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में विनोद गनात्रा को सम्मानित किया गया है। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर हैं और सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है, 24 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है। मिशेल टेलेग्रैंड को एबल पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? एबल प्राइज इनको यहाँ पे मिला है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे विनोद गनात्रा को देख पा रहे हैं जिनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और ऐसा अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। विनोद गनात्रा एक फेमस फिल्म मेकर हैं और एडिटर भी हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा, सुरमा पाणी किस राज्य की दूसरी महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है? सुरमा पाणी हैज बिकम द सेकंड वीमेन स्पीकर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो फ्रेंड्स उड़ीसा राज्य की ये दूसरी महिला स्पीकर बनी है, आपको याद रखना है। अब आपको मैं ऑप्शंस में एमपी के बारे में भी बता देता हूं। तो मध्य प्रदेश के जो यहाँ पे स्पीकर हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर है। क्या नाम है इनका? नरेंद्र सिंह तोमर, आपको याद रखना है, ये एमपी के स्पीकर हैं। राजस्थान के वासुदेव देवनानी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के आपसे पूछा जाए तो रमन सिंह है। छत्तीसगढ़ के कौन है? रमन सिंह, आपको याद रखना है। तो दोस्तों सुरमा पाणी को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष का इन्होंने पदभार संभाला है। देखिए प्रमिला मलिक आपको याद रखना है, प्रमिला मलिक पहली हैं और सेकेंड नंबर पे सुरमा पाणी हैं जिन्होंने उड़ीसा विधानसभा का स्पीकर बनाया गया। 147 सीटों पे चुनाव हुआ था उड़ीसा में, 78 सीटें यहाँ पे जीती हैं। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर हाल ही में कौन बने हैं? हु हैज बिकम द प्रोटेम स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम बिरला, आपको याद रखना है, ये प्रोटेम स्पीकर बने हैं। ओम बिरला, माफ कीजिएगा ओम बिरला मैंने कह दिया, ये तो लोकसभा स्पीकर है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ देखिए आप भर्तृहरि मेहताब इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। तो उत्पल कुमार सिंह की हम बात करें तो लोकसभा का इन्हें महासचिव बनाया गया है। जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट है। ओम बिरला 17वीं और 18वीं लोकसभा के स्पीकर हैं। तो देखिए जो भी प्रोटेम स्पीकर होता है वो टेम्पोररी स्पीकर होता है, अस्थायी स्पीकर होता है। इसका केवल काम होता है जितने भी नए मेंबर उनको ओथ दिलाना, इसके अलावा फ्लोर टेस्ट कराना। आर्टिकल नंबर 95(1) क्लॉज में 1 में ये बताया गया है संविधान के आर्टिकल में कि प्रोटेम स्पीकर की अपॉइंटमेंट हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आई देखते हैं। हाल ही में सिप्री की एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? तो सिप्री की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में परमाणु संख्या जो है
वो 172 पहुंच गई। पाकिस्तान को हमने अभी पीछे छोड़ा है। दोस्तों स्वीडन के थिंक टैंक है सिपरी की रिपोर्ट पेश की गई है कि भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या 172 पहुंच गई है। पिछले साल भारत के पास 164 परमाणु हथियार थे, इस बार ये बढ़ गए हैं। रशिया के पास 5580 है, अमेरिका के पास 5044 है, चाइना के पास 500 है, फ्रांस के पास 290 है और ब्रिटेन के पास 225 है। पावो नुर्मी खेलों में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल नीरज चोपड़ा हैज वॉन इन पावो नुर्मी गेम्स? तो पावो नुर्मी गेम्स में नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। कौन सा मेडल दिलाया? गोल्ड मेडल भारत को इन्होंने दिलाया है। ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो फिनलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया। तो पावो नुर्मी एक प्रकार का एनुअल ट्रैक और फील्ड मीट है। तो नीरज चोपड़ा ने इस साल दोहा डायमंड लीग 2024 पे सिल्वर मेडल और फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो जिसने ऐसा साउथ ईस्ट एशिया बताइए जिसने सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज किया है। तो दोस्तों ये थाईलैंड है जिसने सेम सेक्स मैरिज को अभी यहां पर रिकॉग्नाइज किया है, मान्यता प्रदान की है। दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं तो सेम सेक्स मैरिज में लड़का लड़के से, लड़की लड़की से शादी कर सकते हैं। टोटल 130 मतों में जो वोटिंग हुई है फेवर में हुआ है और 4 जो हैं वो विपक्ष में वोटिंग हुई है। ठीक है, तो आप सभी को देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना को झारखंड राज्य में स्टार्ट किया गया है। कहां पे स्टार्ट किया गया है? झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा में सवेरा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया जिसमें ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट किया जाएगा महिलाओं के। तो दोस्तों यहाँ पे झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा, जहां पे बहन बेटी स्वावलंबन योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा इसे शुरुआत किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना। 25 साल से 50 साल के बीच में जो उम्र की महिलाएं हैं उनको यहाँ पे हर महीने 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अदिति योजना याद रखना रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्वयं योजना ओडिशा के द्वारा और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत 300 यूनिट बिजली आपको फ्री में दी जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। आई हैव द स्ट्रीट्स अकुट्टी क्रिकेट स्टोरी किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर अश्विन, इसका सही आंसर होगा आर अश्विन, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। तो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं ये आर अश्विन जो हमारे ऑफ स्पिनर हैं, इनकी आत्मकथा का विमोचन अभी हाल ही में किया गया है। द विनर्स माइंडसेट किसने लिखी है? शेन वॉटसन ने लिखी है, भी आपको याद रखना है। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटंस सौम्या अवस्थी और श्रवना बरुआ के द्वारा लिखी गई है। हेमिस तेसेचू महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये लद्दाख में मनाया गया। कहां पे मनाया गया? लद्दाख, इसका सही आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला, तवी महोत्सव और ट्यूलिप फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। सिक्किम में सागा दावत त्योहार और मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। तो हेमिस तसेचू महोत्सव जो है हर साल गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज, इसका ये कहां पर स्थित है जिसका ट्रायल अभी ट्रेन ट्रायल पूरा किया गया है? तो दोस्तों जम्मू में है। कहां पर है ये? जम्मू इसका सही आंसर है। ये यहां पर स्थित है, आप यहां पर देख पा रहे हैं चिनाब नदी पर बना हुआ ये आप आर्च ब्रिज देख पा रहे हैं और ये 359 मीटर ऊपर है, 359 मीटर ऊपर है और लगभग 1315 मीटर की इसकी लंबाई है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, तो दुबई एयरपोर्ट है जो कि यूएई में है। दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कौन सा है? गुजरात का खावड़ा में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वधावन बंदरगाह का निर्माण हाल ही में किस राज्य में किया जाएगा? तो वधावन पोर्ट का निर्माण महाराष्ट्र राज्य में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? महाराष्ट्र, इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में किया जा रहा है। प्यारे दोस्तों गोवा में मारमगांव पोर्ट है, कर्नाटक में मंगलुरु है और उड़ीसा में पारादीप पोर्ट है। तो जो वधावन बंदरगाह है ये भारत का सबसे बड़ा डीप ड्राफ्ट बंदरगाह है, यानी इसका मतलब है ये बड़े बड़े मालवाहक जहाजों को संभाल सकता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी किया गया। भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 63 प्लेस मिला है। भारत 63वें स्थान पर है। 120 देशों में भारत को 63वां स्थान मिला है। यहाँ पे सबसे टॉप प्लेस पर स्वीडन है
और इसके बाद डेनमार्क है, फिर फिनलैंड है, फिर स्विट्जरलैंड है। दोस्तों यहाँ पे और भी रिपोर्ट को चर्चा कर लेते हैं। तो जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है इसमें भारत की रैंक 176 है और यहाँ पे पहले स्थान पर एस्टोनिया है, पहले प्लेस पर एस्टोनिया है। और मर्सर का ग्लोबल कॉस्ट इंडेक्स यहाँ पे जारी किया गया, तो यहाँ पर आपको याद रखना है हांगकांग सबसे टॉप प्लेस पर है, मुंबई का स्थान यहाँ पे 136 प्लेस पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 129 है और पहले स्थान पर आइसलैंड है, पहले स्थान पे आइसलैंड है। वैश्विक शांति सूचकांक में हमारा स्थान 116 है और यहाँ पे पहले स्थान पे कौन सा है, आइसलैंड है, पहले स्थान पे आइसलैंड है। पहले स्थान पर यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में यूएसए है और हमारा स्थान जो है वो 39 है, कौन सा है, 39 प्लेस पर है। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय सेना के हाल ही में उप प्रमुख कौन बने हैं, हु हैज बिकम द वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने, एनएस राजा सुब्रमणी, एनएस राजा सुब्रमणी इसका सही आंसर है। देखिए पवन कल्याण जो है आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम बने हैं, आंध्र प्रदेश के। अजीत डोभाल एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को जो सेना के उप प्रमुख अपॉइंट किए गए हैं उपेंद्र द्विवेदी की जगह। अब उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के प्रमुख बने हैं और ये 30वें सेना प्रमुख बने हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में हमारी कौन सी रैंक है, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में हमारी रैंक 176 है, हम 176 प्लेस पर हैं। इस रिपोर्ट को अमेरिका की येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून और नीति केंद्र के द्वारा जारी किया गया है। सबसे टॉप प्लेस पर एस्टोनिया, सेकंड प्लेस पर लग्जमबर्ग है और थर्ड प्लेस पर जर्मनी है, फोर्थ प्लेस पर फिनलैंड है, सबसे लास्ट प्लेस पर वियतनाम है। दोस्तों टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, इसमें महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जो केरल है उसको 81st प्लेस मिला है और नानियांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो कि सिंगापुर में है इसे पहला स्थान मिला है। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है, तो प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर बॉम्बे है, मुंबई है इसका सही आंसर। दोस्तों यहाँ पर एचआर कंसल्टेंसी मर्सर ने इस रिपोर्ट को यहाँ पे पेश किया है और पूरी दुनिया में 136वें स्थान पे बॉम्बे है। यहाँ पे सबसे महंगा शहर हांगकांग है, फिर सिंगापुर है, फिर ज्यूरिक है, फिर जेनेवा है। लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन के द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया, तो रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड आरबीआई को यहाँ पे दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों आप यहाँ पे प्रिक्स पुरस्कार भी याद रखिएगा, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को दिया गया है। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड वेलियन सुबैया को मिला है और WSIS चैंपियन पुरस्कार C. को मिला है। हाल ही में किस देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगाया है, तो फ्रेंड्स तजाकिस्तान वो देश है जिसने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, लगातार तीसरी बार भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन बने, तो लगातार तीसरी बार भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बने हैं। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी की बराबरी कर ली है, टोटल 72 मंत्रियों के साथ इन्होंने शपथ ली, देश की प्रेसिडेंट के द्वारा इन्हें ओथ दिलाई गई है। दोस्तों आप यहां पर देखिए लोकसभा सीट इनकी बनारस है जहां से इन्होंने चुनाव लड़ा था और तीसरी बार चुनाव को जीता है। शपथ समारोह में 7 देश इसमें शामिल हुए थे, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, श्रीलंका के प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे, भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोब्गे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ और मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू इसमें शामिल हुए हैं। आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 74(1) में लिखा हुआ है कि एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर होगा, राष्ट्रपति को सलाह देगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पे 15% से ज्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, सबसे लंबे समय के प्राइम मिनिस्टर ये कौन है, लाल बहादुर, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति ये मोरारजी देसाई हैं। एकमात्र प्रधानमंत्री जिसने संसद का सामना किया है, संसद का सामना नहीं किया, चौधरी चरण सिंह, आपको याद रखना है।
सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी हैं, 40 साल में बने थे। अविश्वास प्रस्ताव के बाद पद छोड़ने वाले पहले व्यक्ति वीपी सिंह हैं। दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ये पीवी नरसिम्हा राव है। कौन है? पीवी नरसिम्हा राव है। ठीक है। सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन का कार्यकाल इनका था। तीसरी बार पीएम का शपथ लेने वाले गैर कांग्रेसी ये नरेंद्र मोदी जी हैं। फ्रेंच ओपन 2024 का एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2024 का मेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? तो मेंस सिंगल्स टाइटल यहां पर किसने जीता है आपसे पूछा जा रहा है। कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। कहां के खिलाड़ी हैं? स्पेन के खिलाड़ी हैं। दोस्तों फ्रेंच ओपन में किसको हराया? जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को हरा करके फ्रेंच ओपन 2024 को अपने नाम कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, वहीं पे महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पोलैंड की ईगा स्विटेक ने जीता है। किसको हराया है? जैस्मिन पाओलिनी को हराया है। दोस्तों मार्सेलो एरेवेलो और मैट पाविक ये इन्होंने मेंस डबल्स का टाइटल जीता है। और वहीं पे महिला डबल्स का टाइटल कोको गॉफ और कैटरीना सिन्याकोवा ने जीता है। सिक्किम के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर हाल ही में कौन बने? हु हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम फॉर द सेकेंड टाइम? तो सिक्किम के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने प्रेम सिंह तमांग। माणिक साहा त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर, नेफ्यू रियो ये नागालैंड के, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के। तो सिक्किम के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग बने हैं और इनकी पार्टी का नाम है एसकेएम, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी। तो प्रेम सिंह तमांग 1994 से लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। गवर्नर आप यहां पे देख पा रहे हैं लक्ष्मण आचार्य जी हैं, जिन्होंने इनको शपथ दिलाई है। अभी हाल ही में एसकेएम का यहां पे चुनाव हुआ था, एसकेएम ने 32 में से 31 सीटें जीती हैं। ओडिशा के जो नए चीफ मिनिस्टर बने इनका क्या नाम है? हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? तो ओडिशा के नए चीफ मिनिस्टर बने मोहन चरण मांझी। कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बने हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। दोस्तों मोहन चरण मांझी के साथ डिप्टी सीएम बने कनक वर्धन सिंह देव और प्रभाती परिदा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नवीन पटनायक की हम बात कर लेते हैं, जो उड़ीसा के सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 24 सालों तक। उड़ीसा में 147 पे चुनाव हुआ था और भाजपा ने 78 सीटें यहाँ पे जीती हैं। भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन बने? तो भारतीय सेना के नए प्रमुख आपसे पूछा जा रहा है, ये उपेंद्र द्विवेदी जी भारतीय सेना के प्रमुख बने हैं और ये 30वें प्रमुख बने हैं। 30वें प्रमुख कौन बने हैं? ये हैं उपेंद्र द्विवेदी जी। ठीक है, और मनोज पांडे की जगह लेंगे, ही विल रिप्लेस मनोज पांडे। 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप? तो मेंस जूनियर हॉकी विश्व कप को भारत यहाँ पे इसकी मेजबानी कर रहा है। कौन कर रहा है? भारत इसकी मेजबानी कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, अगले साल इसका आयोजन किया जाना है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 हाल ही में किस देश में शुरू हुआ है? तो 50वां G7 शिखर सम्मेलन दोस्तों इटली में शुरू हुआ। अगले साल कहां पर होगा? कनाडा में होगा। नेक्स्ट ईयर कनाडा में होगा और लास्ट यानी पिछली बार G7 समिट हुआ था जापान में। ठीक है, तो आपको यह भी याद रखना है, स्विट्जरलैंड में हाल ही में शांति वार्ता समझौता हुआ यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर को रोकने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो G7 है इसमें टोटल 7 देश आते हैं। तो आपको मैंने ट्रिक बताई थी, जूस विथ गर्लफ्रेंड, जूस विथ गर्लफ्रेंड या जूस विथ ग्रैंडफादर आपको याद रखना है। J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड, G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस। तो इसमें 7 देश इसमें पार्टिसिपेट करते शामिल होते हैं। तो दोस्तों आज का मंथली करंट अफेयर्स हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको जिसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। सिरिल रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। इसके अलावा दोस्तों इस क्लास की जो PDF है वो आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर उपलब्ध हो जाएगी। आप ई बुक सेक्शन में जाइएगा, जहां पर आपको मंथली CA नोट्स लिखा दिख रहा है, आप यहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मंथली CA नोट्स दिख रहा है आपको, यहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।